कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 यूट्यूब पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक और IBC 24। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में 3 बड़े लोगों ने एंट्री ली है। इनमें एक पद्मश्री अनुज शर्मा हैं, दूसरे पद्मश्री राधेश्याम बारले हैं और तीसरे IAS हैं। हालांकि टेकाम ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, जो उनसे फ़ोन पर हमारी बात हुई है उसके हिसाब से वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ जो हैं वो अभी छुट्टी पर हैं। तो इस वजह से उनका जो वॉलंटियरी रिटायरमेंट वाला जो उनका एप्लीकेशन है उसको अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। इस तकनीकी कारण से जो है नीलकंठ टेकाम ने आज गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि की है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अभी लोग आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, छत्तीसगढ़ भाजपा के अंदर। अब इनका भाजपा क्या इस्तेमाल करेगी और इनको लेकर के भाजपा के मन में क्या प्लानिंग, इनकी खुद की अपनी प्लानिंग क्या है, और इस सब का जो आगामी चुनाव है 2023 की विधानसभा की छत्तीसगढ़ में, उन पर क्या असर होगा, इन सब को लेकर के आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। इस वीडियो का एक एक पार्ट आप देखिए ज़रूर। शुरू करते हैं अनुज शर्मा से। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाते हैं। उनके नाम सैकड़ों फिल्मों के रिकॉर्ड हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के रिकॉर्ड हैं और उनकी बड़ी फैंस फॉलोइंग है। आप यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर जाकर उनकी फैंस फॉलोइंग देख सकते हैं। वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसको हज़ारों लाखों लोग फॉलो करते हैं और उनके जो म्यूज़िक एल्बम्स हैं, उनकी जो छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं वो बहुत अच्छी कमाई करती हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एक स्थापित नाम है। पद्मश्री हैं, 2014 में उनको पद्मश्री अवार्ड किया गया। युवा एक ऐसे पद्मश्री हैं जिनको छत्तीसगढ़ से सबसे नौजवान पद्मश्रियों में गिना जाता है, सबसे कम उम्र में जिनको पद्मश्री मिला है। तो अनुज शर्मा एक बड़ा फिगर है, मूलतः छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार हैं। अनेक चुनावों में वो और उनके लोग, उनकी टीम जो है किसी न किसी पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं। तो ये बतौर कलाकार जो है काम करते हैं। एक आरूप बैंड के नाम से उनका एक प्रोफेशनल बैंड है जो देश भर में अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस करता है। कुछ विदेश में भी परफॉर्मेंस उनके देखे गए हैं, थाईलैंड, फिजी जैसे देशों में भी उनको इस तरह के परफॉर्म करते हुए देखा गया है और अरसे से फिल्मों के अंदर हैं। तो अनुज शर्मा का एक वजन है, एक कद है जिसका भाजपा इस्तेमाल करना चाहेगी। फिलहाल में जो मेरे सोर्सेज जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अनुज शर्मा के जो है रहने वाले जो हैं वो भाटापारा ज़िला के रहने वाले हैं और उनका जो गांव पड़ता है वो बलौदाबाजार के नज़दीक पड़ता है। तो इस हिसाब से देखें तो एक कयास लगाया जा सकता है कि अनुज शर्मा का जो भाजपा सबसे बड़ा इस्तेमाल करेगी वो विधानसभा में टिकट देकर कर सकती है। उनको बलौदाबाजार सीट से टिकट दिया जा सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में अनुज शर्मा बलौदाबाजार में सक्रिय दिखें। हालांकि दूसरा विकल्प भी उनके पास हो सकता है कि वो धरसीवा जैसी विधानसभा सीट पर भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। भाजपा कहीं ना कहीं मल्टीपली उनका इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को भाजपा लेकर आई है जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के रचे बसे व्यक्ति हैं, सुपरस्टार कहे जाते हैं, पद्मश्री भी हैं और अभी तक किसी तरह का कोई ऐसा विवाद नहीं है, किसी तरह कोई दाग नहीं है, राजनीतिक दाग का सवाल ही नहीं उठता। सोशली भी अगर बात करें तो कोई ऐसे दाग या कोई इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, नकारात्मक चीज़ें नहीं है, तो भाजपा इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। मेरा अनुमान है कि इनको बलौदाबाजार से विधानसभा की टिकट दी जाएगी। बलौदाबाजार में वर्तमान में जो विधायक हैं वो जोगी कांग्रेस के हैं, प्रमोद शर्मा। चूँकि जोगी कांग्रेस की स्थिति डमाडोल है पूरे प्रदेश में, अभी फिलहाल में कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है और प्रमोद शर्मा वैसे भी 2020 में जब मैं उपचुनाव कवरेज करने गया था मरवाही, तो प्रमोद शर्मा और स्वर्गीय देवव्रत सिंह ये दोनों ही जोगी पार्टी के विधायक हैं। तो ये दोनों ही वहाँ पर कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। वहाँ पर जयसिंह अग्रवाल से भी मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने जब पूछा था कि ये लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या आप इनको पार्टी में लेंगे, तो जयसिंह अग्रवाल का साफ कहना था कि हम पार्टी में तो लेने का मेरा अधिकार नहीं है, जो भी होगा वो पार्टी तय करेगी, ये सब तो चुनाव के समय तय होता है। फिलहाल में जो हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो ये उस समय की बात है। उसके बाद देवव्रत जी का निधन हो गया और प्रमोद शर्मा अकेले पड़ गए। प्रमोद शर्मा कांग्रेस में नहीं गए। अब उनकी चर्चा ये है कि वो भी भाजपा में आ सकते हैं।
कहाँ जाएंगे इस पर मेरा एक अलग से वीडियो भी है, जो भी इस तरह जो छत्तीसगढ़ के ऐसे 5-7 विधायकों पर है जो कहाँ जा सकते हैं, आप उसको भी इस चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा बलौदाबाजार में प्रमोद शर्मा अगर कांग्रेस में नहीं जाते हैं तो हो सकता है भाजपा में जाएं, और भाजपा में जाने के बाद लेकिन उनको कोई भी टिकट की गारंटी देने से बच रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो अनुज शर्मा वहाँ से बलौदाबाजार से विधानसभा के दावेदार हो सकते हैं। वहां पर वर्तमान में भाजपा के एक मजबूत व्यक्ति और हैं जिनका नाम है टंकराम वर्मा, जो जिला अध्यक्ष हैं बलौदाबाजार भाटापारा के भाजपा की ओर से, और वो भाजपा से दावेदारी कर रहे थे। पर अनुज शर्मा के बाद हो सकता है कि उनकी दावेदारी थोड़ी सी पीछे हो। और इसके अलावा वहाँ पर लक्ष्मी वर्मा भी हैं जो कि ऑलरेडी विधायक रह चुकी हैं, संसदीय सचिव रह चुकी हैं, लक्ष्मी बघेल भी हैं, और भी अनेक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल में जो भाजपा अनुज शर्मा को लेकर आई है, ये मेरा कयास है, ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है कि बलौदाबाजार से अनुज शर्मा जा सकते हैं। कांग्रेस से भी वहाँ पर पिछली बार नंबर 2 पर रहे थे डॉक्टर जनकराम वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज का वहाँ पर एक अच्छा वजूद है, तो इस नाते कुर्मी समाज से आने वाले जनकराम वर्मा को कांग्रेस रिपीट कर सकती है, चूँकि पहले विधायक भी रह चुके हैं वो, और इस बार जो है 2 नंबर पर रहे थे। वहाँ पर टेशु धुरंधर जो है भाजपा के प्रत्याशी थे 2018 में, जो नंबर 3 पर रहे थे। नंबर 3 से नंबर 1 पर लाने के लिए बलौदाबाजार में भाजपा को कोई जादू करना पड़ेगा, और वो जादू शायद अनुज शर्मा के जरिए किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई अनुज शर्मा की शख्सियत की। अब दूसरी शख्सियत जो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन की है वो है नीलकंठ टेकाम। नीलकंठ टेकाम जनजाति समाज से आते हैं, और केशकाल के में उनका पैतृक घर है, केशकाल कोंडा गांव के बीच में, और वो केशकाल से अपनी विधानसभा की दावेदारी कर सकते हैं। आईएएस हैं, मंत्रालय में अभी पदस्थ थे, और इससे पहले वो कोंडा गांव के कलेक्टर रह चुके हैं, जगदलपुर नगर निगम में कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो टेकाम के नाम फिलहाल कोई ऐसा दाग नहीं है, राजनीति में तो वो थे नहीं, प्रशासन में रहे तो प्रशासनिक रूप से फिलहाल में कोई दाग नहीं है। आने वाले दिनों में राजनीति में आने के बाद तो अच्छे खासे बेदाग लोग भी दागदार हो जाते हैं, फिलहाल नहीं है। और जनजाति समाज से आते हैं। केशकाल एक ऐसी सीट है जहां से भाजपा लगातार जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीत नहीं पा रही है। माना जा सकता है, कहा जा सकता है 2018 में वहां संतराम जीते थे, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं। तो संतराम को मुकाबिल करने के लिए हो सकता है कि नीलकंठ टेकाम को केशकाल से फील्ड किया जाए, भाजपा उनको इस हिसाब से भी लाई हो सकती है। नंबर तीसरे जो जोड़े हैं वो हैं राधेश्याम बारले, जिनको 2021 में पद्मश्री मिला है, पंथी नृत्य के जो कलाकार हैं वो, और उनका ज़िला थोड़ा सा आप अलर्ट होकर सुनिएगा, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है यानी उनका गृह ज़िला जो है वो दुर्ग ज़िला है, और दुर्ग ज़िले में भी उनकी जो गृह तहसील है वो पाटन है। पाटन में उनका गाँव, इस गाँव का नाम खोल या खोला नाम से गाँव का नाम है, जहाँ के वो रहने वाले हैं। सीधे समाज के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी अच्छी फैंस फॉलोइंग है, ज़मीनी आदमी हैं, ग्रामीण अंचल में उनकी अच्छी पैठ है, अपने समाज के अलावा ग्रामीण अंचल में एक कलाकार के रूप में उनका सम्मान है। तो राधेश्याम बारले अगर आए हैं भाजपा में तो उसका भी एक मीनिंग है। एक मीनिंग तो ये है कि वो पाटन तहसील के रहने वाले हैं। पाटन सुनते ही आप समझिए कि पाटन जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, तो हो सकता है उनका कहीं यहाँ इस्तेमाल हो, लेकिन उनका एक इस्तेमाल चूंकि ऐसी समाज से आते हैं तो उनका इस्तेमाल अहिवारा विधानसभा सीट से होने की ज़्यादा संभावना मुझे नज़र आ रही है। अहिवारा में भी वर्तमान में सरकार में मंत्री गुरु रुद्र कुमार हैं वहाँ पर, और वहाँ से विधायक हैं, और वहाँ पर बारले एक टक्कर दे सकते हैं, और भाजपा की ओर से अगर उनको फील्ड किया जाता है तो ये एक उनका इस्तेमाल ये भी हो सकता है। अब नंबर 3 जो तीनों जो मैंने आपको बताए, नंबर 1 अनुज शर्मा, नंबर 2 टेकाम, नंबर 3 बारले, अब ये तीनों का पॉलिटिकल क्या इम्प्लीकेशन है, ये तो इनकी इंडिविजुअल इस्तेमालात हो गए कि इनको यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, एक को बलौदाबाजार में, एक को केशकाल में, एक को अहिवारा में, मैं अपने अनुसार बात कर रहा हूँ। तो अब इनका लेकिन पॉलिटिकली मैसेज क्या है? आज भाजपा ने ये मैसेज देने की कोशिश की है पिछले कुछ वर्षों से, जब से 2018 से भाजपा की बुरी हार हुई है, तब से कांग्रेस उस पर एक टैग लगाती रही है। वो इसको परदेसिया मन की पार्टी कहती रही है। छत्तीसगढ़ी में अगर हम बोलें एक फ्रेज, परदेसिया मन की पार्टी, परदेसिया स्पेशली शब्द, तो इसमें ये माना जाता है कि ये छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी लोक व्यवहार के विपरीत काम करने वाले या उनको ना समझने वाले लोगों की पार्टी के रूप में टैग किया गया है। इस टैग को भाजपा ने कभी स्वीकार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ओपोनेंट का कोई भी टैग स्वीकार नहीं करती है, लेकिन
कहीं ना कहीं एक नरेशन पब्लिक के बीच में सेट हो रहा था कि हाँ, बीजेपी में छत्तीसगढ़िया, खांटी छत्तीसगढ़िया की थोड़ी उपेक्षा है। तो पार्टी ने यहाँ तीनों ऐसे लोगों को लेकर आए, 2 पद्मश्री जो डाउन टू अर्थ वर्किंग करने वाले, और एक कला के महारथी, और एक XIS, वो भी जनजाति समाज से, उनको लेकर आकर के छत्तीसगढ़िया का जो वो है, जो एक तरह से कॉपीराइट कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है, उस कॉपीराइट पर अपना क्लेम क्लियर किया है भाजपा ने, और एक नरेशन सेट करने की कोशिश करेगी कि प्रदेश के अंदर भाजपा भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही चुनाव लड़ रही है और छत्तीसगढ़ी लोग ही उसमें चुनाव लड़ेंगे। वो प्रदेश या मन की पार्टी कैसे हुई, ये बताने की भाजपा यहाँ पर कोशिश करेगी। एक तो ये टारगेट। दूसरा आप इसमें एक देखेंगे कि कास्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखते हैं तो अनुज शर्मा एक ब्राह्मण, नंबर 2 पर ST से अनुसूचित जनजाति से नीलकंठ टेकाम, और अनुसूचित जाति से राधेश्याम बारले। तो इस तरह से देखें तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन भी ये कह रहा है कि पार्टी इस तरह की जो है अपना पोस्चर दे रही है, ऐसे संकेत दे रही है कि वो भी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी अस्मिता के लिए तैयार है, उसकी संरक्षण के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ी लोक व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से संकल्पित नजर आए, ऐसा उसमें इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बताने की जो है कोशिश की गई है। तो मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहूँगा कि इसके 3 बहुत मेजर मायने हैं। पहला तो ये मायना है कि पार्टी ने उन बैठे सिद्ध लोग जो उसकी पार्टी के अंदर के अगुआ हैं, जिनकी वजह से पार्टी पर प्रदेश या मन का टैग लग रहा है कथित तौर पर तो वो उन लोगों को ये संदेश है कि पार्टी एक सीट पर बहुत निचले स्तर पर लोगों को ढूंढ रही है, खोज रही है, ऊपर ला रही है और उनको एक भूमिका में लेकर आ रही है। इसकी शुरुआत अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने से की गई थी कि एकदम गांव से निकाल करके और एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना देना जो छत्तीसगढ़ का जो OBC का बहुसंख्य समाज है, साहू समाज, उससे ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी मुंगेली जैसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत की गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे और बदलाव किए गए और उन बदलावों के बाद जब यहाँ तक आते हैं 1.5-2 साल की भाजपा को देखते हैं, 1 साल की भाजपा को देखते हैं लास्ट, तो ये समझ में आता है कि भाजपा कांग्रेस को फ्री कोर्ट मैदान नहीं देना चाहती। एकदम से वो ऐसा नहीं करना चाहती कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ियावाद का या छत्तीसगढ़ी जो है अस्मिता का नारा बुलंद करे और लोगों की भावनाओं को आगे लेते हुए वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़े। भाजपा भी उसमें एक स्टेक होल्डर बनना चाहती है, उसको डाइल्यूट करना चाहती है। एक तो सबसे बड़ा मैसेज ये गया है। दूसरा मैसेज ये है कि ऐसे लोगों को लेकर आना जिन पर कोई सवाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी कला के लिए अवार्डेड हैं। 2 लोग जनजाति समाज से आने वाले एक प्रबुद्ध पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IAS हैं, तो सवाल बनता नहीं है कि आप किसको लेकर आए, बट कम से कम छत्तीसगढ़ी या नॉन छत्तीसगढ़ी का सवाल यहाँ ख़त्म करने की कोशिश करी है पार्टी ने। अगला जो इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि जो पार्टी के अंदर सामने जो लोग थे उनको मैसेज देना, कांग्रेस को मैसेज देना और नए कार्यकर्ताओं को मैसेज देना कि आपकी बात को भाजपा सुन रही है, भाजपा नेतृत्व ऊपर से लेकर नीचे तक सुनने की कोशिश कर रहा है और उसके अनुरूप जो है चीज़ों को बदल रहा है। क्योंकि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो उसमें कई धड़े, कई गुट बन ही जाते हैं, स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं, क्योंकि वो हार के बाद से एक ऐसा माहौल बनता है कि वहाँ कोई एक नेता नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की होती है। जैसे कि कांग्रेस 2018 से पहले कहा जाता था कि कांग्रेस ही हराते हैं, लेकिन ऐसा सब जगह होता। अभी जैसे कहा जाता है भाजपा को भाजपा ही हराएगी। ये एक स्वाभाविक सा फैक्टर होता है और ये कहीं भी होता है। जब भी विपक्ष में कोई पार्टी जाती है, कोई नेता जाता है, तो इस तरह के हालात बनते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिकली हम देखते हैं तो भाजपा ने बहुत स्ट्रैटेजी के साथ ये स्टेप उठाया है। देखेंगे इसका क्या आगे असर आता है। फिलहाल में आप मेरे साथ बने रहिए ऐसी और वीडियो के साथ। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।